मैं समरभूमि रोहित शर्मा। छत्तीसगढ़ के अबूझमार में सीपीआई माओइस्ट के महासचिव बासव राज की मौत हो गई एक मुठभेड़ में। बासव राज के साथ साथ 27 अन्य लोगों की भी मौत हुई है और ये तमाम मौतें बहुत कुछ कहता है। दरअसल 1967 ईस्वी में जब नक्सलवादी आंदोलन का उभार हुआ था, उसके बाद से लेकर के अब तक सीपीआई माओइस्ट के 2 महासचिव की हत्या हुई है। प्रथम महासचिव चारू मजुमदार, उनकी हत्या पुलिस ने किया था और थाने में लॉकअप में उनको बंद कर दवाई नहीं दिया, तड़पते हुए 8 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे बल्कि कहीं तीसरे महासचिव बासव राज की हत्या की गई कल अबूझमार के जंगल में भारी मुठभेड़ के बीच ये मौत का तांडव देखा गया। बासव राज सीपीआई माओइस्ट के तीसरे महासचिव रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीपीआई माओइस्ट के महासचिव बासव राज की एक मुठभेड़ में मौत हो गई। ये मुठभेड़ इतना भीषण था, इसका अंदाजा इसी लगा जा सकता है कि डीआरजी का एक जवान और कई घायल हुए और 27 माओइस्ट मारे गए। इसमें एक बासव राज थे जो सीपीआई माओवादी के महासचिव थे। महासचिव के ऊपर कोई पद नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि बासव राज की शहादत या उनकी मृत्यु सीपीआई माओइस्ट के लिए बहुत बड़ा झटका है। माओवादी का जो इतिहास रहा है वो पिछले 67 से शुरू होता है, 67 से, जब नक्सलवादी आंदोलन का शुरुआत होता है और ये उनको ही अपना विरासत मानते हुए आंदोलन का सूत्रपात किए हुए हैं। सीपीआई माओवादी का निर्माण एक प्रक्रिया में हुआ है। पहले वो सीपीआई एमएल था, फिर उसके महासचिव जो पहले महासचिव थे इनके सीपीआई माओइस्ट के, वो थे चारू मजुमदार। चारू मजुमदार नहीं वह थे जिन्होंने नक्सलवादी आंदोलन का सूत्रपात किया था और इसके साथ ही पूरे भारत में एक नया भूचाल पैदा किया, शस्त्र के जरिए सत्ता पर कब्जा करने का। सत्ता पर अटैक करो और सत्ता कब्जा करो, इस मांग के सहारे उन्होंने मूवमेंट शुरू किया। लेकिन जल्दी ही 1972 ईस्वी में उनकी एक गद्दार की निशानदेही पर, पुलिस मुखबिर की निशानदेही पर उनको एक शेल्टर से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां पर कि उन्हें लॉकअप में ही बंद करके दवाई के बगैर उनको इलाज नहीं किया गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत के बाद पूरी पार्टी बिखर गई, टूट गई। लेकिन जल्दी ही पूरी पार्टी पुनर्गठित हुई और इसके बाद अब बासव राज ये दूसरे महासचिव हैं जिनकी हत्या पुलिस ने किया है। इनकी हत्या में भी एक पुलिस मुखबिर का ही भूमिका रहा है, जो कभी इनके ही सुरक्षा गार्ड में तैनात रहते थे। वही जब सरेंडर करते हैं, पुलिस के पास जाकर भाग जाते हैं और वहाँ से मुखबिरी करते हुए वह खुद भी इस डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के बीच में आकर के उस पर हमला करते हैं। पुलिस बेशक आज बस्तर फाइटर और डीआरजी पर ये लोग लगातार हमला कर रहे हैं माओवादियों पर और बहुत बड़े बड़े सफलता के आंकड़े गाड़ रहे हैं। लेकिन एक ही सच्चाई यह भी दिख रही है कि डीआरजी और बस्तर फाइटर पर आज भी भारत की सरकार विश्वास नहीं कर रही है। अन्यथा इनको अकेले जंगल नहीं भेजती लड़ने के लिए, मरने के लिए। ये बस्तर फाइटर्स और डीआरजी में वही लोग हैं जो कि कभी माओवादी में रहे थे और माओवादियों में रहते हुए वो लालच से या डर से वापस लौट गए, पुलिस के पास पहुंच गए, या फिर पार्टी में जो रहते हुए उन्होंने जो कुछ गलतियां की हुई होगी, उन कारण से इनको पार्टी से निकाल दिया गया और वो चले गए माओवादी के पुलिस के पास चले गए। पिछले दिनों बस्तर टॉकीज के पत्रकार के साथ जिस तरह से बातचीत हुई थी रुपेश की, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि डीआरजी और बस्तर फाइटर में जो लोग भी हैं उन लोगों को तो ट्रेनिंग उन्होंने ही दिया है। क्योंकि बस्तर फाइटर और डीआरजी माओवादियों के ट्रेनिंग से ही ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं और यह ट्रेनिंग और उस भौगोलिक परिस्थिति से अधिक तौर पर वाकिफ़ रहते हैं वो, इसलिए वह अन्य पुलिस की तुलना में सीआरपीएफ या सैनिक बल जो भी कुछ है उसकी तुलना में ज़्यादा कारगर तरीके से माओवादियों के खिलाफ ये लोग संघर्ष कर रहे हैं।
चूँकि इन्हें पता रहता है सारा चीज़ आँकड़ा भौगोलिक दृष्टिकोण से कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या चीज़ का रहता है, ये तमाम आँकड़े प्राप्त रहते हैं उनको हैं, मालूम रहते हैं, क्योंकि वो साथ रहे हुए कभी होते हैं। तो इस कारण से नुकसान माओवादियों को ज़्यादा हो रहा है। राम की हत्या में ही विभीषण का हाथ था, ऐसे ही विभीषणों के सहारे आज माओवादियों के बड़े-बड़े नेता शहीद कर दिए गए हैं, मार डाले गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बासव राज की शहादत के बाद या उनकी मौत के बाद क्या माओवादी पार्टी खत्म हो जाएगी? इससे पहले हम इस सवाल को भी पर गौर करते हैं कि भारत सरकार जब-जब माओवादियों के खिलाफ बड़ा प्लान करती है, तब-तब वो पहले शांति वार्ता का प्रयास का एक लॉलीपॉप फेंकती है। लॉलीपॉप इसके पहले भी आपको 4 के पहले भी एक वार्ता की बात चल रही थी, उसमें भी लॉलीपॉप फेंका गया था वार्ता करने का। लेकिन सरकार को वार्ता करना नहीं होता है, वो वार्ता करती भी नहीं है, ना ही वार्ता करने में यकीन रखती है। वह निर्विरोध रूप से बिना किसी रोक-टोक के भारत की जनता का शोषण करने के लिए कृत संकल्पित रहती है। यही कारण है कि जो कोई ताकत इस शोषण के उनके शोषण के खिलाफ उठ खड़ी होती है, उनको वह बिना किसी अपवाद के मिटा डालना चाहती है। यही कारण है कि जब 2001 के बाद वार्ता की बात चली या 4 में भी जो वार्ता हुई, उसके बाद भी वार्ता तो हुआ ही नहीं। सरकार वार्ता से पीछे हट गई, भाग खड़ी हुई। लेकिन उसके बाद जो चीज़ हुआ वो ये हुआ कि माओवादियों का बहुत बड़ा-बड़ा नुकसान हुआ। चिराग आज़ाद की हत्या की गई, उसके बाद अन्य लोगों की भी हत्याएँ हुई, वार्ता के प्रयास में हुई। इस बार भी जब भारत सरकार ने अमित शाह के नेतृत्व में इस चीज़ को हमलावर तरीके से आगे बढ़ाया अपने अभियान को और दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक माओवादियों को समाप्त कर देंगे पूरे देश से, तो उसने यही सोचा था कि इस पहले शांति वार्ता का लॉलीपॉप फेंका जाए। शांति वार्ता कौन नहीं चाहता? शांति कौन नहीं चाहता? जनता सदैव शांति चाहती है, माओवादी सदैव शांति चाहते हैं। ये सरकार ही है जो शांति नहीं चाहती है और इसके लिए हर तरीके का हिंसा, अत्याचार, बलात्कार इनका पेशा है और ये करती रहती है। परिणाम था जब ये शांति वार्ता के लॉलीपॉप फेंका गया तो माओवादियों ने भी इसके प्रत्युत्तर में जवाब दिया और शांति वार्ता करने के लिए 5 पत्र उन्होंने बार-बार लिखे। इसे माओवादियों की कमजोरी समझ करके समझा गया और उन पर अटैक लगातार किया गया और बड़े-बड़े लोगों की, बड़े-बड़े माओइस्टों की बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया। इसमें माओइस्टों की भी हत्याएँ हुई है, इसमें आदिवासियों की भी हत्या हुई है, ऐसे लोगों की भी हत्या हुई है जिन्हें इस आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं रहा है। मूलतः वो ग्रामीण थे। ऐसी हालत में जब पूरी परिस्थिति इस तरह से बना है, तो इसकी ही उम्मीद की जा सकती थी कि शांति वार्ता के नाम पर अब माओवादियों के ही जो शीर्ष नेतृत्व की हत्या हो सकती है, इसकी आशंका से भी इन आशंका से भी या इनकार नहीं किया जा सकता था। हालाँकि बसवराज की हत्या हो जाएगी, इतनी आसानी से हो जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जब गद्दार विभीषण घर में हो तो कुछ भी हो सकता है, रावण की मौत तो होती ही है, किसी की भी हत्या हो जाती है। इसीलिए भले ही विभीषण राम का साथ दिया हो, लेकिन आज भी संसार में निंदित हैं। गद्दार सदैव ऐसे ही होते हैं, निंदित होते रहते हैं। जिन गद्दारों ने बसवराज की हत्या में अपना एक योगदान दिया, निशानदेही में मददगार बनाया और उन पर हमला किया डीआरजी के बस्तर फाइटर्स के लोगों ने, वे सदैव ही समाज में कलंकित रहेंगे, निंदित रहेंगे। ये तो एक सवाल है, ये तो एक बात हुई, लेकिन इसके साथ हम पिछला इतिहास भी गौर करें अगर, तो तब भारत में अंदर जितने भी मूवमेंट हुए हैं, सशस्त्र मूवमेंट, चाहे वो बिरसा मुंडा का हो, तिलका मांझी का हो या सिद्धू कान्हू का हो या जिन किन्हीं का भी हो रहा हो या भगत सिंह का खुद ही रहा हो, ये तमाम लोगों का जो मिटाने की कोशिश की गई है उसमें गद्दारों की भूमिका रही है। गद्दारों ने ही बिरसा मुंडा को पकड़ाया था, गद्दारों ने ही तिलका मांझी को पकड़ाया था, गद्दारों ने ही सिद्धू कान्हू जैसे योद्धाओं को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाया था। तो गद्दारों का भारत में बहुत बड़ा इतिहास रहा है और ये गद्दार विभिन्न कारणों से इस चीज़ को प्रश्रय देते हैं। यही गद्दार जो हैं चारों मजूमदार का भी हत्या किया था, यही गद्दार बसवराज की भी हत्या में शामिल हुए। तो इन सवालों को भारत के अंदर जो भी सशस्त्र मूवमेंट चलाते हैं उन्हें गद्दारों के प्रति किस तरह से रुख अपनाना चाहिए, यह एक चीज़ दिखाता है। लेकिन एक सवाल और उठता है कि क्या बसवराज की शहादत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद क्या भारत से माओवाद समाप्त हो जाएगा? तो जवाब इसका है नहीं, क्योंकि भारत की जनता की जो समस्याएं रही है वो समस्याएं हल नहीं हुई है। जब समस्याएं हल नहीं हो रही है तो फिर
रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। ना शांतिपूर्ण कहीं आंदोलन कर सकते हैं, ना धरना दे सकते हैं, ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना ही भूख हड़ताल कर सकते हैं। तो ऐसे में एकमात्र रास्ता बचता सशक्त आंदोलन वो चलता रहेगा। दूसरी चीज़ है कि जब महासचिव की हत्या होती है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी पार्टी खत्म हो जाए। जैसे कि आप अगर चार मजबार की बात करें अगर, तो उसमें पार्टी नवोदित थी और भारी नरसंहार के बाद लगभग 20,000 बंगाली युवाओं की हत्या के बाद जो स्थिति बनी थी, और उसके बाद उनके महासचिव साहब मजबार की भी हत्या हो जाती है, तो पार्टी बिखरती ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं होता आंदोलन बिखर जाता है। आंदोलन फिर नए सिरे से उठ खड़े हुए पूरे भारत में फैल गया। बल्कि कहें तो महासचिव की मृत्यु के बाद जो आक्रोश पनपा, उस आक्रोश की वजह से पूरे भारत में ही आंदोलन खड़ा हो गया। नक्सलवादी आंदोलन का एक नया रूप देखने को मिला, और इसकी इसकी एक परिणति रही है आपको सीपीआई माओवादी का निर्माण, विकास। तो ऐसे में जब बसवराज की हत्या होती है तो बेशक 16 राज्यों में भारत सीपीआई माओवादी की पार्टी खड़ी है भारत के 16 राज्यों में। तो निश्चित तौर पर थोड़ा उन लोगों को झटका ज़रूर लगेगा, लेकिन यह आक्रोश जो एक बासवराज की जिस तरह से हत्या की गई है और उनके साथ 27 कॉमरेड्स की हत्या हुई है, तो उन चीज़ों का जो आक्रोश पनपेगा, वो आक्रोश निश्चित तौर पर आगे की बातचीत करने पर जो सरकार ने लॉलीपॉप फेंका था, उस पर प्रभाव डालेगा। संभव है कि सीपीआई माओइस्ट बातचीत से वापस लौट जाए, पीछे हट जाए और फिर से अपने तरीके को अपना आजमाना शुरू कर दें। ऐसा अगर होता है तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को भारी नुकसान होगा, और भारत सरकार जिस तरीके से ये पाकिस्तान के साथ तो वार्ता कर सकती है, सीज फायर कर सकती है, लेकिन माओवादियों के साथ सीज फायर नहीं कर सकती है। यह भी वो सवाल उठता है कि क्यों आप ऐसा कर सकते हैं, आप देशवासियों के साथ वार्ता क्यों नहीं करते हैं? देशवासियों के बीच में आप हिंसा का सहारा लेते हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे लोग मुल्क जो कि आपको लगातार नागरिकों की हत्या करते हैं, बम फेंकते हैं, हमारे सैनिकों की हत्या करते हैं, सर काट के ले जाते हैं, उनके साथ सीज फायर करते हैं, युद्ध विराम करते हैं, उनके साथ लेन देन करते हैं, कारोबार करते हैं, तमाम चीज़ करते हैं, लेकिन माओवादियों के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि माओवादी आपके शोषण का, अत्याचार का, बलात्कार का और जिस तरह से आपने खेती कर रखा है उसका विरोध करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा, और ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सीपीआई माओइस्ट भले ही थोड़ी कमज़ोर हुई होगी, लेकिन पुनः ये संगठित होगी, और पुनः अपने इस बातचीत का जो झांसा दिया गया था, ये बात हालांकि वो समझते भी हैं, लेकिन जनता के बीच में एक्सपोज करने के लिए ये जरूरी इनका माने शहादत बोल सकते हैं जनता के बीच बताने के लिए। देखिए किस तरह से सरकार बातचीत करने के बाद बोलती है, लेकिन जब हम बातचीत करने के लिए जाते हैं तो पीछे हट जाती है, हमारे नेताओं की हत्या कर देता है। तो ये चीज़ें सरकार के ही विरुद्ध चीज़ जाएगा, और शायद ही अब सीपीआई माओइस्ट वार्ता के लिए आगे आए, आगे के मेज़ पर पहुँचे। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार, मुख्यमंत्री भी बार बार कहते थे कि माओवादी आगे आएँ, बातचीत करें, चाहे वो किसी प्रतिनिधि को भेजें, चाहे वो सिंगल आएँ, चाहे वो मोबाइल थ्रू बात करें या किसी वीडियो कॉलिंग से बात कर लें, किसी तरह से भी आप चाहें तो बात करें, लेकिन वार्ता करें। लेकिन जब वार्ता करने गए तो नेताओं की हत्या हो गई। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, और भारत सरकार की संदिग्ध रवैया बहुत चीज़ को दिखाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत की जो जनता की समस्याएं हैं, जनता की स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा शोचनीय होगी। भारत सरकार की साख पर ही असर पड़ेगा। ये तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत सरकार की विश्वसनीयता अगर इसी तरह से खंडित होती चली गई है, अगर जनता में इसका क्या वजूद बचेगा? सिर्फ शस्त्र के सहारे जनता को आप गुलाम नहीं बना सकते, जनता का शोषण नहीं कर सकते। बेशक आप लगातार बोलते हैं कि माओवादी विकास को रोकते हैं, लेकिन माओवादी अगर विकास को रोकते हैं, जहाँ माओवादी नहीं हो वहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है? बिहार के क्षेत्रों में, जहाँ आप अन्य राज्यों में जहाँ पर कि माओवादी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं माओवादी है, फिर भी वहाँ पर न तो स्वर्ग बना है, ना ही वहाँ पर किसी तरह जनता की समस्या हल हुई है, बल्कि उल्टे वहाँ हत्या, बलात्कार, रेप, ऐसी घटनाएं, चोरी, डकैती, निम्नतम स्तर की हिंसा का रास्ता खुल जाता है। बड़े बड़े अपराधी जो भाजपा में शामिल हो गए हैं, हत्या बलात्कार की बात रोज करते हैं, एक से एक बयानबाजी करते हैं। यहाँ तक कि सेना के कर्नल जिसने सोफिया, जिसने इस पाकिस्तान युद्ध मामले पर बातचीत किया, कर रही थी, प्रेस को ब्रीफ कर रही थी, उनको ही गद्दार और आतंकवादी के बहन बताया गया। यहाँ तक कि जिस अफसर ने को जिम्मा दिया गया था कि वो सीज फायर की घोषणा करे, उनकी ही बहु बेटियों को उठाने, हत्या करने की बात चल रही थी, रेप करने की बात चल रही थी। तो ये भारत सरकार का रवैया है, भारत सरकार का चरित्र है। बेशक आज वो सत्ता में है और इस तरह से अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे एक चीज़ यही होगा कि भारत सरकार की जो विश्वसनीयता है, जो पहले से ही निम्न है, वह और ज़्यादा खंडित हो जाएगा,
बेशक माओवादियों को थोड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन इसका बेनिफिट माओवादियों को ज़रूर होगा कि वो जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाएँगे होंगे कि सरकार देखिए बातचीत करने बुलाती है, जब हम जाते हैं तो सरकार हमको मार डालती है। ये एक चीज़ रहा है जिसका कि माओवादी को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सरकार को इसका बैकफुट पे जाना पड़ेगा। जिस तरह से पिछले दिनों रुपेश का भी बयान आया था, उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को रखा था, उसने भी भारत सरकार के साख पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। इससे यही समझ सकते हैं, लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा और इसको हज़ारों जगह पे चीज़ें प्रसारित हुई रुपेश के बयान को। और रुपेश ने जिस तरह से बयान दिया था, उसमें कहीं से भी दहशत, डर, भय या इसका कोई चिन्ह सामने नहीं आ रहा था। वो शांति से पत्रकार के साथ बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते हुए जवाब दे रहे थे। पूरे 1 घंटे का उनका शेड्यूल था। तो जो भी रहा हो, ये अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि हम भाग जाएँगे या कहीं से और से चले जाएँगे, ऐसा नहीं है, हम यहीं हैं और यहीं रहेंगे। उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि हम जनता के बीच जो हमारा मैसेज आता है, वो आता है कि आप जंगल में क्यों रहते हैं? हमारे साथ रहिए, हमारे बीच रहिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तो ये भी एक सवाल होता है कि अगर इस तरह से घटनाएँ घट रही है, अगर जंगल में घुस करके माओवादियों की हत्या हो रही है, निश्चित तौर पर माओवादी पैतरा बदलेंगे और हो सकता है कि जंगल से निकल के शहर की तरफ भी आएँ और शहर में सुरक्षित पनाहगाह हासिल कर लें। ये एक बहुत सा क्वेश्चन को और चीज़ों को जन्म देता है, शंकाओं को और आशंकाओं को पैदा करता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही हो गई है कि इन हत्या के बाद, बासव की हत्या के बाद एक चीज़ जो साफ हो गया है, स्पष्ट हो गया है, वो यह है कि माओवादियों की साख जनता के बीच में बढ़ी है और सरकार की साख जनता के बीच में शून्य के बराबर हो गई है। और अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जबकि बासव जैसे हज़ारों लोग पैदा होंगे और माओवादियों के साथ जुट करके वो लोग काम करेंगे। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा